भारत एक स्वस्थ देश माना जाता है, लेकिन वैश्विक आंकड़ों की बात जब कैंसर को लेकर होती है तो तीसरे पायदान पर ये आपका देश भारत भी है और राजस्थान भी इससे अछूता नहीं है। कैंसर कई रूप में अब सामने आ रहा है। कैंसर का उपचार अगर समय रहते किया जाए और सबसे महत्वपूर्ण, अगर कैंसर को डिटेक्ट समय से कर लिया जाए तो मरीज के बचने की और समय रहते उपचार की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। इसमें बेहद महत्वपूर्ण अलग अलग कैंसर के मरीजों की उपचार विधियां भी अब भारत में लागू हो रही हैं। विभिन्न अस्पताल इस पर काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कैंसर को लेकर ही। जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं वो डरा रहे हैं। संसद में एक आंकड़ा आया जो वर्ष 2020 का था, जिसमें बताया गया कि भारत में 7,70,230 मौतें केवल और केवल कैंसर से हुई हैं। अगर बात करें वर्ष 2021 की तो 7,90,000 के करीब मौतें भारत में हुई हैं। लेकिन ये आंकड़ा 2022 में और बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 8 लाख के पार आंकड़ा हुआ और 8,08,558 मौतें 2022 में हुई। ये वर्ष 2023 है, इसलिए चिंता भी बढ़ रही है कि ये आंकड़ा कहीं इससे ज़्यादा ना बढ़े। इन्हीं सब मुद्दों पर कैंसर जागरूकता को लेकर, कैंसर उपचार को लेकर और क्या नई तकनीक आपके शहर जयपुर में, आपके नज़दीक में उपलब्ध है, उन सभी पर आज बात करेंगे। आज हमारे इस खास शो के विशेष मेहमान हैं डॉक्टर प्रकाश सिंह शेखावत। स्वागत है सर। नमस्कार। प्रकाश जी एक कंसल्टेंट हैं, ऑन्कोलॉजी और बीएमटी स्पेशलिस्ट हैं भगवान महावीर कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के। और जाहिर तौर पर सर, कैंसर एक डरावना विषय होता था, आप सबकी बदौलत अब डर कम हुआ है, क्योंकि कई ऐसे मरीज मैंने देखे हैं कि अब वो अपनी आम जिंदगी में लौट आए हैं। लेकिन फिर भी डर तो डर है और सब जीना चाहते हैं, मौत डरावनी होती है। एक विस्तृत परिदृश्य में अगर इन आंकड़ों की तरफ देखें जो भारत की संसद में कुछ दिन पहले पेश किए गए थे, कैसा देखते हैं अब कैंसर को लेकर मेडिकल सुविधाएं कितनी आगे बढ़ रही हैं और कैंसर उपचार को लेकर, अवेयरनेस को लेकर आम नागरिक किस तरीके से देख रहे हैं? कैंसर के बारे में मैं इतना कहना चाहूँगा कि कैंसर की संख्या मरीजों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण हमारी जीवन शैली है और हमारा वातावरण है। दूसरी बात कि मरीज कैसे देखते हैं कैंसर को, तो आज की तारीख में हमारे देश में, खासकर हमारे प्रदेश में, कैंसर के उपचार में उपयुक्त होने वाली दवाइयाँ, मशीन्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेंड पर्सन्स, ये चिकित्सक हमारे यहाँ उपलब्ध है, जिसके कारण हम कैंसर को प्राथमिक स्टेज में पकड़ने में कामयाब हो रहे हैं और अधिकतर कैंसर को जहाँ इलाज उपलब्ध है, सफल इलाज करने में सफल हो रहे हैं। आज की तारीख में लोगों के मन में भी, बिकॉज ऑफ दिस अवेयरनेस जो आप लोग क्रिएट करते हैं, लोगों के मन में कैंसर के प्रति डर थोड़ा कम हो गया है। जी, अगर जैसा आपने भी जिक्र किया कि कैंसर व्यक्ति को है, ये उस वक्त पता लगता है जब उसे बचाना थोड़ा मुश्किल होता है या कई स्टेज बढ़ जाती हैं, तो उसकी पहचान बेहतर तरीके से हो जाए, इसके लिए मरीज या मरीज के परिजन क्या सावधानी रखें? मरीज के परिजन और मरीज खास तौर पर, कैंसर किसी भी अंग विशेष में हो सकता है जी। ये ठोस गांठ के रूप में भी आ सकता है और ब्लड कैंसर में भी हो सकता है। मैं एक हेमेटोलॉजिस्ट हूँ, तो हमारे मरीज किस तरह हमारे पास पेश करते हैं, उन्हें व्यक्तिगत किसी तरह बगल में या आप कह सकते हैं गर्दन में गांठ हो सकती है, पेट में गांठें हो सकती हैं, उन्हें बार बार बुखार आ सकती है जो कि उन्हें उपचार दिए जाने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रही है। गांठ अगर धीरे धीरे बढ़ रही है और ख़ास करके अगर उसमें दर्द नहीं है तो भी वो गांठ कैंसर के प्रति संकेत करती है। आपका अत्यधिक वजन कम हो जा रहा है, आपको बार बार बुखार आ रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं, ये सब संकेत हैं जिन्हें कि सामान्यतः पुराने ज़माने में लोग टीबी के साथ देखते थे। आज के समय टीबी हमारे देश से काफ़ी कम हो चुकी है और एक व्यापक अभियान भी चला था इसके लिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सब ने मिलकर बड़े अच्छा प्रोग्राम चलाया, जिसके कारण ट्यूबरकुलोसिस पहले से कम हो गई है। लेकिन यही सामान्यतः लक्षण जो टीबी में दिखते थे, वैसे से लक्षण कैंसर में भी आ सकते हैं। तो वजन कम हो रहा है आपका,
और आपको बार बार बुखार आ रही है जो कि लंबी चल रही है, तो उसमें कैंसर को सर्च कर लेना ज़रूरी होता है। जी, यानी जो कैंसर अस्पताल हैं उन पर पहुंचा जाए। कोई ऐसी मशीन भी है जो चेक कर ले व्यक्ति का पूरा, या कोई ऐसी जांच जो आप बताएं कि आप वाले स्टेज में किस तरीके का कैंसर उन्हें डिटेक्ट हो रहा है, वो पहचान कर लें? सामान्यतः हमारे जैसे भगवान महावीर कैंसर हॉस्पिटल में प्राय राजस्थान में उपयोग में आने वाली सभी एडवांस मशीन्स हैं कैंसर के पकड़ने के लिए और कैंसर के इलाज करने के लिए। हम प्रदेश के डेडिकेटेड सबसे पुराने कैंसर हॉस्पिटल। यूँ कैंसर को पिक करने के लिए कोई एक विशेष टेस्ट नहीं कह सकते। मरीज के अंग और लक्षण के आधार पे हमें बैटरीज ऑफ टेस्ट करनी पड़ती हैं और हम फिर जाके पिन पॉइंट कर पाते हैं कि इसे किस तरह की प्रॉब्लम है और क्या ढूंढना है। ब्लड कैंसर में ऐसा होता है कि सिंपल टेस्ट होते हैं ब्लड में। अगर आपकी हीमोग्लोबिन बहुत कम हो रहा है जो ठीक नहीं हो, प्लेटलेट बहुत कम होती जा रही हो, आपकी WBCs बहुत बढ़ रही हैं, तो ये संकेत करती हैं कि आपको ब्लड कैंसर हो सकता है, जो जल्दी पकड़ में आता है। जी, ये कितना खतरनाक है ब्लड कैंसर की बात? ब्लड कैंसर बहुत ही खतरनाक है क्योंकि ये सबसे तेज़ी से फैलने वाले होते हैं और चूँकि ब्लड पूरे शरीर में फैल रहा होता है, इसलिए शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित भी जल्दी कर सकते हैं। जी, ये बहुत अधिक खतरनाक होते हैं, मगर अगर इन्हें टाइमली डिटेक्ट किया जाए तो इनके ठीक होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। कितने प्रतिशत माने, अगर कितने व्यक्ति हैं जिनमें डिटेक्ट हुआ हो अलग अलग स्टेज पे, जहां संभावनाएं हो कि व्यक्ति फास्ट रिकवरी भी करेगा और नॉर्मल लाइफ जी पाएगा? अब जैसे यही बात में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा, ब्लड कैंसर का एक प्रकार है बर्किट लिम्फोमा, एक प्रकार है APML। ये इतने तेज़ी से फैलने वाले ब्लड कैंसर है, अगर इनमें कुछ वीक भी हम डिले करते हैं तो ये मरीज के लिए घातक हो सकते हैं। मगर भगवान की दया से ये इतने अच्छे हैं कि अगर इनका उपचार टाइम पे किया जाए तो मरीज तकरीबन 95% सारी ज़िंदगी के लिए ठीक हो जाता है और इन टाइप के कैंसर्स के दोबारा आने की संभावना भी कम रहती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की बात जब करते हैं, चूँकि आप BMT स्पेशलिस्ट हैं, तो दर्शक ये भी जाने कि वास्तविक रूप में जो BMT है वो क्या है, कैसे इस उपचार विधि का उपयोग किया जा सकता है? मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये सामान्यतः रक्त कैंसर के मरीजों को इसकी आवश्यकता पड़ती है। कई दफ़ा सॉलिड कैंसर में भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। ब्लड कैंसर में हमारे पास कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो थोड़े बिनाइन हैं, हल्के चलते हैं, उनमें नहीं ज़रूरत पड़ती। नॉर्मली एक्यूट ल्यूकीमिया, खास करके AML है, मल्टीपल माइलोमा में स्टार्टिंग के स्टेज से ही बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। किसी तरह की गांठ वाले कैंसर लिम्फोमा अगर वापस आ गए, रिलैप्स हो गए, उनमें भी ज़रूरत पड़ती है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट बगैर कैंसर वाले मरीजों में, खास करके थैलेसीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में, उनमें भी ज़रूरत पड़ती है। लोगों के मन में सबसे बड़ी भ्रांति है बोन मैरो मैं अगला सवाल इसी पे था कि जब भी इस उपचार विधि की बात आती है तो कुछ भ्रम की स्थिति भी पैदा हो जाती है। इस भ्रांति को भी दूर कीजिएगा, क्योंकि चौक मीडिया की हमेशा कोशिश रहती है कि वो हमारे इस खास शो, जिसमें आप जैसे स्पेशलिस्ट हमेशा मौजूद रहते हैं, जिनका एक विश्वास है, एक अनुभव है, वो बताएं कि भ्रम नहीं, वास्तविकता ये है। तो BMT को लेकर जो उनके परिजनों में या आम लोगों में, या जो देख चुके हैं, क्योंकि जब भी चिकित्सा की बात होती है तो तरह तरह की कहानियां भी बाहर आ जाती है कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। इस भ्रांति को भी ज़रा दूर कीजिएगा। तो मैं ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे प्राय रोज़ की काउंसलिंग में सबसे जटिल समझाना मरीज को यही होता है, मरीज के रिश्तेदार को ये बता पाना कि सबसे पहले बोन मैरो ट्रांसप्लांट में आज के समय सामान्यतः हम कमर के पीछे हड्डी से बोन मैरो नहीं निकालते हैं ज़्यादा। आज के समय हम ब्लड से स्टेम सेल कलेक्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल भी दर्दनाक प्रक्रिया नहीं है, बहुत सेफ प्रक्रिया है। दूसरा, उनका सबसे बड़ा भ्रम होता है कि जो डोनर है, मरीज के भाई बहन है, उसके रिश्तेदार है जो उसके लिए खून दे रहे हैं स्टेम सेल्स, उन्हें कुछ हो जाएगा क्या, उन्हें कैंसर, उन्हें तकलीफ़। तो डोनर के लिए तकरीबन ये पूरी तरह सेफ़ है। डोनर को हम ऑलमोस्ट सेम डे डिस्चार्ज कर देते हैं, उन्हें किसी तरह के ऑपरेशन से नहीं गुजरना पड़ता है। ये दो सबसे बड़ी भ्रांतियाँ कि हम बार बार बोन मैरो से सेल नहीं निकालते हैं, हम ब्लड से सेल निकालते हैं अधिकतर समय। इसमें एक बात और जानना चाहूँगा, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ है। जिस व्यक्ति की सेल्स आप काम में ले रहे हो, उस पर एक तो कैंसर होने का खतरा नहीं है, दूसरा वो क्या कोई वीकनेस फील करता है या सामान्य दिनचर्या प्रभावित हो सकती है, ये भी उसके लिए जानना ज़रूरी है, जो ऐसे टाइप के जो मरीज़ हैं उन्हें एक तरीके से जीवन दे रहे हैं।
तो हमारे पास बोन मैरो ट्रांसप्लांट दो तरह के होते हैं। एक तो ऑटोलॉगस जिसमें मरीज की खुद की ही सेल हम मरीज को वापस डालते हैं, जी जी। तो उसमें तो कोई तरह का खतरा ही नहीं है। और जिनमें हम एलोजेनिक में परिवार के सदस्य या दूसरे दुनिया के सदस्यों से लेते हैं हम, जी उन डोनर्स को सामान्यतः थोड़ा सा मसल पेन, बोन पेन हो सकता है, वो भी ट्रांजिएंटली एक दिन के लिए, और वो सिंपल पेन किलर, पैरासीटामोल, इनसे कंट्रोल हो जाता है। अन्यथा उन्हें ऑफिस से छुट्टी लेने की, बुखार वाली, एडमिशन की वैसी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। जी बहुत ही सेफ प्रक्रिया है। यूँ माने आप कि आप किसी के लिए एसडीपी डोनेट करने जा रहे हैं, उस तरह की प्रक्रिया है ये। जी जी बिल्कुल। बात जब उपचार की आती है तो हमारी जो महत्वपूर्ण कड़ी है कि इस उपचार में धन कितना खर्च होगा, जेब अलाउ कर रही है क्या, जीवन भी ज़रूरी है और जो आर्थिक तंत्र है वो भी ज़रूरी है। तो इस पूरी प्रक्रिया में मरीज़ का कैंसर डिटेक्ट होने में और उपचार पूरा होने में कितना लगभग इस पे खर्च भी आता है? ये डिपेंड करता है कि मरीज़ किस स्टेज में आया है और इसे कौन सा कैंसर है। जी अधिकतर जो ब्लड कैंसर्स हैं उनमें कईयों में टारगेटेड थेरेपी है, टैबलेट टाइप, जो रोज़ 1-2 बार टैबलेट ले रहे हैं और उनकी ज़िंदगी आराम से चल रही होती है। जी कुछ में इंटेंसिव थेरेपी होती है, उनसे में कैंसर की केमोथेरेपी बहुत कॉस्टली नहीं होती है, लेकिन उन्हें सपोर्ट बहुत कॉस्टली होता है। जी नॉर्मली अगर हम बात करें बीएमटी की, ऑटोलॉगस, तो यूजुअली 6 से 7 लाख रुपए का खर्च आता है एक पेशेंट को जी ऑटोलॉगस ट्रांसप्लांट में नॉर्मली। जी और अलग अलग अंग के अलग अलग कैंसर हैं। सामान्यतः फर्स्ट लाइन कैंसर्स में कॉस्टली बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। जी जब कैंसर दोबारा आ जाए या उन्हें हाई एंड टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, तब वो कॉस्टली होती हैं, क्योंकि अधिकतर चीज़ें आउट ऑफ इंडिया से बन के आ रही है और वो पेटेंटेड है, इसलिए हमारे यहाँ वो दवाइयाँ कॉस्टली हैं। क्या बेहद ज़रूरी है बीएमटी? आखिर इसका भी कोई क्राइटेरिया तय होगा कि इस लेवल पे हमें बीएमटी करवाना चाहिए? सामान्यतः अगर हाई रिस्क एक्यूट ल्यूकीमिया है, खास करके एएमएल, उनमें तकरीबन सब में बीएमटी की ज़रूरत पड़ती है। जी मल्टीपल माइलोमा है, सब में बीएमटी की ज़रूरत है। और अगर लिम्फोमा है, एग्रेसिव और रिलैप्स वाले हैं, उनमें भी बीएमटी की ज़रूरत पड़ती है। जी प्रकाश जी, हर उम्र के लोगों में कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। जैसा ये हार्ट अटैक को लेकर भी कह रहे थे कि अब उम्र का जो बंधन है वो नहीं है, बच्चे भी, युवा भी और बड़ी संख्या में अधेड़ भी इसमें, और ऐसा ही कैंसर के साथ हो रहा है। तो जब हम बीएमटी की प्रक्रिया में बढ़ रहे हो तो बच्चों को या युवा अवस्था में या अधेड़ में कोई इसका क्राइटेरिया तय सभी में होता है? ये सभी में होता है और ये ज़्यादा सफल बच्चों में होता है सर। जी, बच्चों अच्छा, को, सक्सेस रेट जो है वो बच्चों के लिए आता है। हाँ, क्योंकि बच्चों का शरीर ग्रोइंग होता है और उनमें अपने आप को हील करने की, जो नई ब्लड सेल्स हैं वो बन भी तेजी से रहती हाँ, हैं। उनके शरीर की तकरीबन सारी कोशिकाएं वो तेज़ी से बन सकती हैं, उनमें हीलिंग बहुत जल्दी होती है। तो बच्चे एक वयस्क की तुलना में बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी की डोज को भी झेल लेते हैं। जी जी और जो जो उम्र बढ़ती है तो आपकी बॉडी का खुद का फंक्शनल रिजर्व कम हो जाता है, तो वहाँ बीएमटी या किसी भी एग्रेसिव थेरेपी के सफल होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। जी जी। जब हम इस शो में बात करते हैं तो कुछ उम्मीदें भी जगाते हैं और जो शख्सियत हमारे साथ होती है उसकी कुछ सफल स्टोरीज भी जानते हैं। आपके जीवन में कई केस ऐसे आए होंगे जब दुखी, मुरझाए हुए चेहरे, आंसुओं से लबालब परिजन होंगे, लेकिन जब आपसे उपचार के बाद गए होंगे तो उनके चेहरों पर मुस्कान होगी और बाद में कुछ आपको थैंक्स या उनकी तरफ से स्नेह के पत्र भी मिला करते होंगे। कोई एक ऐसा केस जो आप यहाँ पे हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहे, जिसने आपको एक खुशी दी हो इस पेशे के प्रति, आपका जो मकसद आप लेकर आए उसमें आपका मान बढ़ाया हो कि हाँ मैं इस पेशे में आया हूँ तो मुझे रिवर्ट में ये चीज़ मिली? कोई ऐसा केस? बेशक ऐसे काफ़ी केस होते हैं जो हमें प्रोत्साहित करते हैं मरीजों के प्रति दिन रात इस तरह की समर्पित सेवा करने के लिए। अब प्राइवेसी के कारण नाम नहीं बताते हम मरीज का, लेकिन हमारे पास एक पेशेंट था, उनकी उम्र तकरीबन 27 साल की थी। जी। और उस लड़की तो की, युवा अवस्था में बड़ा ऐसा होता है, एकदम से पूरा फैमिली टेंस हो जाती है कि और उस लड़की को जब ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ AML, उसकी शादी के कुछ महीनों पहले ही, और उसकी शादी टूट गई। जी जी फॉर्चुनेटली जिस परिवार में शादी होनी थी उस परिवार वालों ने उसके कैंसर के समय काफ़ी सहायता करी, केयर की, और वो लड़की का बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ा। ये मैं अपने कोलकाता के अनुभव बता रहा हूँ। जी बीएमटी के बाद वो बच्ची एकदम स्वस्थ है। आज उसके खुद का एक लड़का है 2.5 साल का, एंड दैट फैमिली वो बड़े खुश हैं। और वो हमें रेगुलरली जब मैसेज भेजते हैं, अपने पुराने दिन शेयर करते हैं, अपने स्ट्रगल वाले डेज़, हमें बहुत अच्छा लगता है। जी जी।
जब बच्चों में ऐसी चीज़ सामने आती है तो परिजन अक्सर ये होता है तैयार नहीं होते कि बच्चे को दर्द होगा, पेन होगा। एक तो उपचार का पेन, फिर उस बच्चे का पूरा जीवन, जब भविष्य के सपने बुने हुए वो तो, और जब बच्चे इस तरह की सिचुएशन में सामने आए तो परिजन को क्या केयर रखनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए, इस पर भी संभवतः बात करनी बनती है। सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि जैसे हर परिवार वाले अपने बच्चे को टाइम से वैक्सीनेट कराते रहें बचपन से, जी। उसको इन्फेक्शंस की टेंडेंसी कम हो जाती है। और बच्चे को जब भी किसी तरह का कैंसर पकड़ में आता है तो उसके जो कैंसर विशेषज्ञ हैं, हेमेटोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट, जी। उनके संपर्क में लगातार रहना है। ख़ास तौर पे कि बच्चों में हीलिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो जल्दी हील कर जाते हैं। जी। लेकिन बच्चों को क्राउडेड जगह से रोकना है। बच्चे को जी ललचाता है बाहर का खाना खाने का। जब उनकी इम्यूनिटी कम होती है उस समय उन्हें क्राउड और आउटसाइड फूड इनसे रोके रखना है। बच्चों को सामान्यतः जो बुखार आती हैं, तकलीफ़ें आती हैं, तो घर वालों को उन्हें इग्नोर नहीं करना है। कैंसर के इलाज चलते समय जी। तुरंत अपने ऑन्कोलॉजिस्ट या हेमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचना होता है। वो गोल्डन टाइम लूज़ नहीं करना चाहिए उन्हें। जी जी। एक सवाल इसमें और ले लेते हैं प्रकाश जी। बेहद अहम है कि उपचाराधीन रोगी है वो, जब कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, उसका उपचार चल रहा है और वो इसे क्योर करके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, तो उसे क्या ध्यान रखना चाहिए, उसे और उनके परिजन दोनों को, ताकि जो संभावनाएं कैंसर की भविष्य में हो वो ख़त्म हो? सबसे महत्वपूर्ण मैं ये कहना चाहूँगा, जिस भी किसी मरीज़ का उपचार चल रहा है या ख़त्म हो चुका है वो अपने ट्रीटिंग फिजिशियन के संपर्क में रहें। उनके मन में सबसे बड़ा भय ये रहता है कैंसर वापस ना आ जाए, वापस ना आ जाए, वापस ना आ जाए, और वो उस ओवर थिंकिंग में अपने आने वाले कई साल ख़राब कर चुके होते हैं। उन्हें एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है और समय समय पर अपने डॉक्टर से चिकित्सा परामर्श और निरीक्षण करवाते रहना है। शारीरिक जांच और कुछ ब्लड टेस्ट हैं वो कराएं और इस नकारात्मकता में ना रहें दिन भर कि मेरा कैंसर वापस आ जाएगा। जी। एक एज ए एक्सपर्ट जो एडवाइस आप कैंसर मरीजों, कैंसर पेशेंटों या उनके परिजनों को जो देना चाहें? मैं एक तो सर्व समाज को ये एडवाइस देना चाहूँगा कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं। हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में हर कोई विशेष तौर पे जोर देता है, ख़ास करके साफ़ सुथरा खाना हो, अपने आप को साफ़ सुथरा रखें, थोड़ा जल्दी उठें, कुछ रेगुलर एक्सरसाइज करें। और जिन्हें कैंसर हो चुका है उनके परिवारजनों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के समय कैंसर डायग्नोसिस डेथ सेंटेंस नहीं है। अधिकतर कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ में आते हैं और उनका काफ़ी अच्छा इलाज संभव है। जी। तो कैंसर की डायग्नोसिस से घबराएं नहीं, अपने नज़दीकी कैंसर विशेषज्ञ से मिलें और ख़ास करके अगर स्पेशलिस्ट टर्शरी हॉस्पिटल है जो कैंसर केयर हॉस्पिटल है वहाँ जाएं, उनसे संपर्क करें और अपना इलाज शीघ्र अतिशीघ्र स्टार्ट करें। जी। और चेहरे पर भी मुस्कान रखें। जरूर। तो आज के इस खास शो के खास मेहमान डॉक्टर प्रकाश सिंह शेखावत जी से विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच सर चौक मीडिया में आने के लिए। और बात आज हमने जीवन की है, जीवन को बचाने की है। कैंसर के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, मरीज ज़्यादा ना बढ़े इसकी कोशिश के लिए ज़रूरी है, जैसा प्रकाश जी ने कहा, अपनी लाइफ स्टाइल को हेल्दी रखें, अच्छा खाना खाएं, व्यायाम करें और दिनचर्या अगर आपकी ठीक रहेगी, तनाव कम लेंगे तो कैंसर की संभावना भी कम होगी। लेकिन अगर कैंसर डिटेक्ट होता है तो झिझके नहीं, चिकित्सक के पास जाएं। आज भारत में और यहाँ तक कि आपके राजस्थान और जयपुर के अस्पतालों में भी बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मौजूद हैं, जहाँ पर आपको आपके जीवन के बचाव के तमाम संसाधन मिलते हैं। हालांकि कोशिश अभी भी जारी रहनी चाहिए कि टीके कैसे कैंसर के विकसित हों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का कैसे उपयोग हो, जो डेटा साइंस है उसका कैसे कैंसर बचाव में उपयोग हो। इन तमाम विषयों को लेकर हम लगातार विशेषज्ञों से संवाद करते रहेंगे। इस खास शो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।